Hello friends, here Kanika. I welcome you all to our YouTube channel Dream Physics. I hope you all are doing great, all are fine. तो हम कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट नंबर फर्स्ट ऑफ 12th क्लास फिजिक्स. इसके अंडर हमने लास्ट लेक्चर लिया था, दैट वाज द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. बेटा उस लेक्चर में हमने एरिया वेक्टर को डिटेल में पढ़ा था. एरिया वेक्टर पढ़ने के बाद हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला टॉपिक किया था. ओके इससे सारे पिछले लेक्चर्स मैंने वन बाय वन कवर किए हुए हैं. सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दोज लेक्चर्स देन यू कैन वॉच देम. तो हम इसके अगला हम सीरियल वाइज सारे आपके जो सिलेबस आपके जो टॉपिक्स हैं वो इस प्लेलिस्ट में कवर करते हैं. तो एरिया वेक्टर में हमने ये देखा था कि अभी तक हम एरिया को एज अ स्केलर क्वांटिटी ले रहे थे. स्केलर मतलब विच हैज मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर मतलब विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. हमें पता है ये. तो हम इसको स्केलर ले रहे थे, बट फिर हमने इसको क्या करा, एरिया एंड इट्स ओरिएंटेशन बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी. मतलब एरिया का मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है. ये पूरा डिटेल में मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया था. तो एरिया वेक्टर जो है उसका, अगर मेरे पास ये एक सरफेस है बेटा, इसका एरिया सरफेस एरिया S है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट विल बी अलोंग परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस. मतलब इस सरफेस के अलोंग जो परपेंडिकुलर है ये, इसके अलोंग होता है इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन. ओके उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये कह रहा कि अगर आपके पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी आपके पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आपने एक सरफेस लाकर रखा, एक सरफेस, एक एरिया वाला सरफेस लाकर रखा बेटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस सरफेस के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है जिसके अलोंग ये एरिया वेक्टर होता है, मतलब उस सरफेस के परपेंडिकुलरली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से क्रॉस कर रही है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट आर क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक, हमने ये पूरा कंसेप्ट भी एक्सप्लेन किया था पिछले लेक्चर में. और हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला देखा था बेटा कि इसको हम फाई से डिनोट करते हैं. मैंने कहा था ये अंडा टूट गया, तो ये इसका हमारा, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E है एक्सटर्नल, ठीक, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऐसा सरफेस रखा जिसका सरफेस एरिया है S, ठीक है जी, तो इसका फॉर्मूला होता है En इंटू S, जहां पे En क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है. अगर ये प्लेन सरफेस, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय En, नॉर्मल, एंड स्टैंड्स फॉर नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड. अब मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर यहां बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ऐसे आप सपोज करो कि बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं और बीच में हमने एक सरफेस रख दिया. अब वो सरफेस या तो बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा या उसको टिल्ट करके रखा. दो केसेस लिए थे हमने पहले. जब हमने उसको परपेंडिकुलर रखा तो E भी इधर को जा रहा है और उसका परपेंडिकुलर भी इधर को है. मतलब जब वो सरफेस हमारे पास ऐसे नॉर्मल पड़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, उस केस में जो हमारा En होगा दैट विल बी इक्वल्स टू E. पर जब हमने इसको ट्विस्ट करके रखा हुआ है तब हमारा En जो होगा दैट वुड बी E cos थीटा. तो ये फाई बन जाएगा E cos थीटा इंटू S, जहां पर थीटा क्या होता था, द एंगल बिटवीन सरफेस का नॉर्मल जो है एंड E. ध्यान देना बेटा, फिर से हाईलाइट कर देती हूं, सरफेस और E के बीच का एंगल नहीं है थीटा. थीटा एंगल है सरफेस का नॉर्मल और E, इन दोनों के बीच का एंगल इज थीटा. तो ये हमारे पास फॉर्मूला था. इसको हम ऐसे लिखते थे E डॉट S. अच्छा, ये भी इसका इतना डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं. हमने कौन सा डिराइव किया था कि अगर हम इस पूरे सरफेस का ds स्मॉल सरफेस ले लें बेटा, बिल्कुल स्मॉल एलिमेंट ले लिया हमने, बिल्कुल स्मॉल, तो उसका एरिया है ds. ठीक है, तो हमारे पास फाई क्या बना था, अगर मैं इस स्मॉल सरफेस से होने वाली फ्लक्स निकाल लूं तो दैट वुड बी डी फाई, बिकॉज डी फाई मतलब स्मॉल फाई, बिकॉज इट इज द फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल एरिया. सो डी फाई इज इक्वल्स टू क्या निकला था हमारा, E डॉट डी एस. यही था. और अगर हमें पूरा फाई निकालना है तो ये छोटे एरिया का फ्लक्स, और पूरा फ्लक्स निकालने के लिए वी हैव टू इंटीग्रेट इट ओवर द होल सरफेस S.
तो हमारे पास आ जाएगा टोटल फ्लक्स थ्रू दी सरफेस S, मतलब छोटे पोर्शन का निकाला और उसको सरफेस इंटीग्रल ले लिया उसका। तो ये पूरा ओवरव्यू था जो हमने लास्ट में पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके बाद हमारा नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द गॉस लॉ। इसको गॉस थ्योरम भी बोलते हैं, इसको गॉस फ्लक्स लॉ भी कहते हैं। सो लेट अस सी व्हाट इज इट। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, दैट इज अबाउट द गॉस लॉ। इसको करने से पहले बेटा दो मूल मंत्र याद रखिए, दैट इज व्हाट इज अ क्लोज्ड सरफेस। सबसे पहले तो आपको क्लोज्ड सरफेस के बारे में पता होना चाहिए। तो क्लोज्ड सरफेस बेटा क्या होता है? एक ऐसा सरफेस दैट इज अ क्लोज्ड, मतलब एक ऐसा सरफेस जिसके पास कोई बाउंड्री नहीं है, विच डजंट हैव अ पर्टिकुलर बाउंड्री। जैसे अगर मैं यहां पर देखूं, मेरे पास एक कोई भी डब्बा है, ठीक है, क्यूब है, उसके हर साइड से वो बंद है। समझ आ गई मेरी बात? तो वो डब्बा जो क्यूब है वो हर साइड से बंद है बेटा, तो वो हो गया एक क्लोज्ड सरफेस। पर अगर मैं उसका अगर उसका मैं टॉप वाला जो उसका फेस है वो ओपन कर दूं तो वो हो गया एक ओपन सरफेस, मतलब एक ऐसा सरफेस दैट इज क्लोज्ड। अब ये है मेरे पास, इट इज क्लोज्ड ओवर द ऑल, तो इट इज अ क्लोज्ड सरफेस। समझ आ गई? या अगर मैं आपकी बात करूं कि अगर मेरे पास एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं, अगर मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर उसकी हर साइड क्लोज्ड है, बंद है, तो वह क्लोज्ड सरफेस हो गया। एक क्लोज्ड सरफेस भी अगर मैं एक क्यूब के अंदर जो बंद है हर तरफ से, अगर मैं उसके अंदर पेंसिल मारूं, गत्ते का है और पेंसिल मारूं, तो एक बार पेनिट्रेट करके वो क्यूब के अंदर चलेगी पेंसिल, थोड़ी सी उसका निब जो है वो क्यूब के अंदर चलेगी, पर वो बाहर नहीं आई। उस पेंसिल को बाहर लाने के लिए एक बार और पेनिट्रेट करना पड़ेगा दूसरे फेस से। समझ आ गया? तो क्लोज सरफेस वो होते हैं जिसमें एक बार पेनिट्रेट करके हम उसके अंदर चले जाते हैं और दूसरी बार बाहर निकलने के लिए हमें दोबारा पेनिट्रेट करना पड़ता है। पर अगर हमारा, अब मैं यहां पर ये बोलूं कि अगर हमारा उसका जो ऊपर फेस है वो ओपन है, तो हमें अंदर जाने के लिए पेनिट्रेट करने की जरूरत ही नहीं, हम ऊपर से ही पेंसिल उसके अंदर टक कर देंगे। इसका मतलब क्लोज्ड सरफेस विच इज क्लोज्ड ओवर दी होल साइड्स, एंड ओपन दैट इज ओपन, ठीक है, जो क्लोज नहीं है, जिसकी एक साइड खुली हुई है। तो हमारे पास सेकंड पॉइंट ये आता है बेटा, हमें पता है कि अगर एक स्टैटिक चार्ज है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, क्यू चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने फ्लक्स वाला टॉपिक पढ़ा। फ्लक्स होता है मेरे पास कि एक सरफेस के अराउंड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से जा रही है नॉर्मली टू दैट सरफेस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मेरे पास ये चार्ज है और चार्ज अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो वो सरफेस एक ऐसा क्लोज्ड सरफेस बेटा जो इस चार्ज को सराउंड कर रहा है, जो इस चार्ज को कंटेन कर रहा है। जैसे ये मेरे पास चार्ज एक बॉल है, उसके बीच में चार्ज है और बॉल सरफेस हो गया क्लोज्ड सरफेस, बिकॉज बॉल डजंट हैव एनी बाउंड्री, ओपन तो नहीं है, क्लोज्ड है। इसका मतलब वो सरफेस क्लोज्ड, अभी मैंने आपको ये समझाया, वो सरफेस क्लोज्ड बेटा जो इस चार्ज को कंटेन कर रहा है, जो इस चार्ज को अपने अंदर उसको सराउंड कर रहा है, उस सरफेस की, तो उस सरफेस, अब हमें पता है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भेजनी है हर तरफ। इसका मतलब इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है। अगर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है, तो अब क्वेश्चन उठता है कि इसका फ्लक्स क्या होगा। हमें पता है जब भी कोई एक सरफेस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, देयर इज अ फ्लक्स रिलेटेड लिंक्ड टू इट। तो क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज दैट फ्लक्स, उसकी वैल्यू क्या है। जब ये वैल्यू वाला क्वेश्चन उठा तो कौन आया इसका जवाब देने? ये गॉस लॉ। इसलिए इसको, क्योंकि ये फ्लक्स के बारे में बताता है कि कितनी फ्लक्स है इस सरफेस के अराउंड, इसलिए इसको गॉस फ्लक्स लॉ भी कहते हैं। गेटिंग? इसका मतलब ये जो सरफेस है जो इस चार्ज को कंटेन, मैं बार बार बोल रही हूं कि चार्ज को कंटेन करके रख रहा है, जो चार्ज इस सरफेस के अंदर है, ठीक है, उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इस सरफेस के से जाने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, समझ आ गई, वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, वो ये गॉस लॉ देता है। गॉस लॉ ये कहता है कि अगर इसने क्यू चार्ज को कंटेन किया हुआ है, इसके अंदर, इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर क्यू चार्ज है, सो टोटल फ्लक्स जो इस क्लोज्ड सरफेस के होगा, मतलब टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस, द टोटल फ्लक्स total through this closed surface which contains or which surrounds the charge q is given by, it is equals to 1 upon epsilon naught into q। मतलब इस सरफेस के अराउंड टोटल
हमारे पास फ्लक्स क्या होगा, दैट विल बी Q is the charge that this surface is containing in itself into 1 upon epsilon naught. epsilon naught क्या है बेटा, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है, हमें पता है, मान लो कि एक चार्ज है यहाँ पर Q1, एक चार्ज है यहाँ पर Q2. हमें पता है कि दो चार्जेस इन्फ्लुएंस में है, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपस में क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे. मतलब मान लो इस चार्ज Q1 ने इस Q2 से इंटरेक्ट करने के लिए उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेंड की इन फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हमें पता है. ओके, अब अगर ये मेरे पास बेटा पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी तरफ जाएगी. इसका मतलब इस चार्ज ने इसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए मीडियम जो है, ठीक है, अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको सेंड करी. जब ये अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको सेंड कर रहा है, Q1 Q2 को सेंड कर रहा है, तो मीडियम जो है ना वो बड़ा चालाक है. बीच का मीडियम सारी की सारी एनर्जी Q2 तक नहीं पहुंचाता. मतलब अगर इसने 100% इसको भेजी तो इसको मिली 60, इसको मिली 50. समझ आ गई मेरी बात, मतलब कुछ इस मीडियम ने खा ली, इस मीडियम ने एब्जॉर्ब कर ली. तो एक मीडियम की पावर कि वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, दूसरे तक नहीं पहुंचाता, कितनी, मतलब कितने अपने आप को वो परमिट कर रहा है, परमिट मतलब अलाउ, कितना वो अपने आप को अलाउ कर रहा है एब्जॉर्ब करने के लिए, वो मेजरमेंट होती है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. इट इज द मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसी ऑफ द मीडियम टू एब्जॉर्ब द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अगर इसने इसके अंदर 100 भेजी, 100 इसने भेजी, इसको मिली 60, तो 40 इसने एब्जॉर्ब करी, तो ये 40 किसका मेजरमेंट है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का. ठीक, अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी नॉट लगा रही हूं. नॉट का मतलब हमने ये एज्यूम करके चला कि ये जो मीडियम है, ये वाला जो मीडियम है जिसमें चार्ज पड़ा था वो फ्री एयर है या वैक्यूम है. अगर ये मीडियम कुछ और होगा, वाटर होगा, ऑयल होगा, तो उसकी परमिटिविटी आ जाएगी यहाँ पर. और मैं पिछले लेक्चर्स में, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में आपको बता भी चुकी हूं कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम ओवर परमिटिविटी ऑफ एयर. तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम आएगा यहाँ पे, अगर कोई और मीडियम हो, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, EM को, EM इज इक्वल्स टू ER इंटू E नॉट. ये इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर, तो इस EM की जगह हम ER इंटू E नॉट भी लिख सकते हैं इफ द मीडियम इज समथिंग एल्स विद रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R. ओके, इसका मतलब गोस लॉ ने बेचारे ने क्या बोला, इसने ये कहा कि अगर एक चार्ज है उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होएगा, तो एक ऐसा सरफेस जो इसके अराउंड इसको बिल्कुल इसको सराउंड कर रहा है, इसको कंटेन कर रहा है, उसके अराउंड कितनी फ्लक्स होएगा, कितना फ्लक्स होएगा, दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू क्वांटिटीज, द चार्ज दैट द सरफेस इज कंटेनिंग, क्लोज्ड सरफेस इज कंटेनिंग, एंड 1 अपॉन एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम. और बोथ केसेस में हम यहाँ पे एप्सिलॉन नोट लेते हैं, मतलब हम यहाँ पर मीडियम का ही इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी लेते हैं. अच्छा, एक और चीज देखो, इसको ना बड़ा ध्यान रखना बेटा. हाँ, अब यहाँ पे टोटल फ्लक्स से क्या मतलब है, अगर हमारे पास सर्कल है तो उसका सरफेस एरिया है. ओके, अगर हमारे पास क्यूब है तो जो क्यूब है उसकी हर साइड के अलोंग फ्लक्स है. अगर मेरे यहाँ पे क्यूब है बेटा, ध्यान से समझना, ये क्यूब है, इसके अंदर चार्ज क्यू है, तो इस वाले सरफेस के साथ भी कुछ फ्लक्स होगा, इस वाले के साथ भी होगा, इस वाले फेस के साथ भी, तो 6 फेसेस के साथ फ्लक्स होगा. तो उन सभी का फ्लक्स एड ऑन करके जो टोटल फ्लक्स होगा वो ये होगा. दिस इज द टोटल फ्लक्स. मतलब इसके 6 फेसेस के फ्लक्स जो है, लेंथ है, उसको एड ऑन करो, वो जो टोटल फ्लक्स है वो ये क्वांटिटी देती है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ. और दूसरी बात देखो, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, दैट इज, हाँ जी, अगर मेरे पास ये सरफेस है, इसके अंदर चार्ज है Q1, बाहर है Q2, Q3, सो टोटल फ्लक्स क्या आएगा, इस सरफेस को जो चार्जेस इसके बाहर है बेटा उससे कोई लेना देना नहीं है. बहुत इंपॉर्टेंट, ये चार्ज जितने मर्जी यहां चार्ज लाके बिठा दो, उन चार्ज से जो इसकी फ्लक्स है वो इफेक्ट नहीं होती. मतलब ये लो ये कहता है कि जो फ्लक्स होगी दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 1 अपॉन एप्सिलॉन into the charge that is contained inside. तो इसकी फ्लक्स होगी 1 upon epsilon naught if the medium is air, I have taken it epsilon naught, into the charge that this surface is containing. Q2 Q3 क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उसका कोई लेना देना नहीं है. हम कौन सा चार्ज लेंगे, वो चार्ज जो इसके अंदर है. अब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, बाहर बहुत सारे हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, तो इसके अराउंड फ्लक्स क्या होगी, it according to this law it would be equals to 1 upon epsilon naught if the medium is air, I have taken it epsilon naught.
into the charge that is inside this body, and there is no charge, it is zero. So the flux related to this surface is zero. Although it is surrounded by a lot of charges, but the charge inside this surface is zero. So the electric flux inside the surface is also zero. मतलब हमें वो चार्ज लेने हैं बेटा, बस घोल के मन में डाल लो, वो चार्ज लेनी है जो इसके अंदर है, बाहर जितनी मर्जी है उससे फ्लक्स नहीं निकलता, ये लो कहता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इजी था कि अगर हमारे पास एक चार्ज है, उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितनी है, तो उस सरफेस के अराउंड, जो टोटल सरफेस है उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है 1/ε0 इनटू द चार्ज दैट इज कंटेन्ड अराउंड दिस क्लोज्ड सरफेस। ये हमारे पास गॉस लॉ है। इसको अब हम डिराइव भी करते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा एक छोटा सा इलस्ट्रेशन लेके इसको हम डिराइव भी करेंगे। ठीक है कि ये चीज ट्रू है कि इसके अंदर वाला चार्ज ही होगा यहाँ पर, इस चीज को मैथमेटिकली डिराइव भी करते हैं। हाँ जी, तो अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखो, वो ये कहता है कि आपके पास स्टेटमेंट इसकी ये है कि आपके पास एक गॉसियन सरफेस है या आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस है जिसके अंदर जो चार्ज है बेटा वो है 8.85 10⁻⁸ कूलम। इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, तो हमें तो चार्ज उसके अंदर का पता है, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q/ε0। जब कोई मीडियम नहीं दिया होता तो हम उसको एयर ही ले लेते हैं। ε0 की वैल्यू पुट की, Q की जो वैल्यू गिवन थी वो पुट की, सॉल्व किया तो ये कैंसिल हो गया, इट वुड बी 10⁴। और यूनिट्स होते हैं फ्लक्स के, पिछले वीडियो लेक्चर में बताए थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हो गया फ्लक्स। अब वो कहता है कि अगर इस गॉसियन सरफेस का, जो कि एक हमारे पास स्फीयर है, हमने उसका रेडियस जो है, मतलब पहले ये था चार्ज, उसको सराउंड करता हुआ एक सरफेस था। अब क्या करा उस सरफेस में चेंज कि उस सरफेस को बेटा डबल कर दिया, बड़ा स्फीयर ले लिया, उसका रेडियस डबल कर दिया। अब बताओ फ्लक्स, तो हमें तो पता है कि फ्लक्स जो है वो किस पे डिपेंड करती है, वो सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसको तो हमने यहाँ पर नहीं छेड़ा। इसका मतलब बेटा जो इस सरफेस के अंदर चार्ज है वो तो सेम है पहले केस में भी, चाहे उसका रेडियस 3 गुना कर दो, चाहे 1000 गुना कर दो, चाहे लाख गुना कर दो, चार्ज तो उसके अंदर क्यू ही है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा रेडियस का, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा यही होगा, चाहे रेडियस आप जितना मर्जी टाइम्स बढ़ाते रहो। क्यों ये होगा, क्योंकि हमें पता है बेटा गॉस लॉ ये कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज Q/ε0। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द चार्ज दैट इज एनक्लोज्ड इन दैट क्लोज्ड सरफेस। और ε0 तो एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो चाहे आप उसका रेडियस 2 टाइम्स करो, 3 टाइम्स करो, 4 टाइम्स करो, जितना मर्जी बड़ा करो, इसके ऊपर कोई फर्क, ये ढीट है, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। पर अगर आपने अंदर जो चार्ज है वो डबल कर दिया, तो ये चार्ज डबल हो गया तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, डबल। चार्ज हाफ कर दिया तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, हाफ। मतलब चार्ज पे डिपेंड करता है जो उस सरफेस के अंदर है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने गॉस लॉ को डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, मतलब इसको हम कैसे कूलम्स लॉ से डिड्यूस कर सकते हैं, इसकी अपनी इंडिपेंडेंट डिडक्शन कैसे हो सकती है, इसकी एप्लीकेशंस। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को में कोई भी डाउट आता है आपको, कोई भी आपको किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग भी आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, आई विल श्योरली क्लियर इट। एंड कोई भी डाउट अपने मन में मत रखना, जितने, और मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर आपके पास ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं बेटा, इसका मतलब आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। जितनी ज़्यादा हम मेहनत करते हैं उतने ज़्यादा डाउट्स आते हैं। अगर आपके डाउट्स आ रहे हैं मतलब यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट।